बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 27 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर 26 के लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैटर्न की 6 क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें हमने 3 जो है वो प्रीवियस लेक्चर के एंड पे पढ़ी थी। क्रिएशनल पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न और बिहेवियरल पैटर्न। ये 3 क्लासिफिकेशन जो है वो हम पढ़ चुके थे। बाकी जो रिमेनिंग 3 रह गई थी वो आज के इस लेक्चर 27 के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे। एक चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि लेक्चर 26 के लास्ट पे जो क्लासिफिकेशन की पहली 3 टाइप्स हैं, क्रिएशनल पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न और बिहेवियरल पैटर्न, उन तीनों की जस्ट आपने नाम देखे थे और साथ दो दो लाइंस में उनकी सिर्फ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखी थी। दो दो लाइंस में सिर्फ उनको कवर किया था। लेकिन ये जो नेक्स्ट आपने इस लेक्चर 27 के अंदर क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट 3 देखनी है ना, लास्ट वाली 3 जो देखनी है, इनको आपने थोड़ा डिटेल में करना है, क्योंकि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने कवर करनी है। तो यानी आप ये समझ सकते हो कि लेक्चर नंबर 27 के अंदर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस लेक्चर पूरे के अंदर सिर्फ 3 ही ये क्लासिफिकेशन है और इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। और इन क्लासिफिकेशन के नाम कौन कौन से हैं? पहली क्लासिफिकेशन का नाम है ऑब्जर्वर पैटर्न, दूसरी क्लासिफिकेशन का नाम है, मतलब ये चौथी होगी ना, तीन तीन तो आपने इससे पहले पढ़ ली हैं, चौथे नंबर पे आ जाती है ये वाली ऑब्जर्वर पैटर्न, और पांचवी का नाम है सिंगल्टन पैटर्न, और छठी का नाम है फिकेड पैटर्न। इन ये जो लास्ट वाली 3 पैटर्न की क्लासिफिकेशन है ना, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती हैं आपको पेपर के अंदर, जबकि जो आपने लेक्चर 26 के लास्ट पे आपने 3 पैटर्न की टाइप पढ़ी हैं वो आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ के तौर पर आ सकती हैं। ठीक है, बाकी ये जो लेक्चर 27 के अंदर 3 क्लासिफिकेशन है, ये आपको शॉर्ट के अतबार से भी इनसे इनसे क्वेश्चन आ सकता है, MCQs भी इनमें से बन सकते हैं, या आपको इन तीनों में से कोई एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और इन तीनों के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो पूछी जा सकती है ना ज़्यादा पैटर्न, वो आता है ये जो मिड वाला है, जिसका नाम है सिंगलटन पैटर्न। तो वो आपने अच्छे से करना है, तो बल्कि तीनों ही अच्छे से करते हैं, जो मैं बस बताऊंगा उतना आपने अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे जी चौथी टाइप पैटर्न की हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न का नाम क्या है? ऑब्जर्वर। ठीक है, इसके बारे में अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अगर पेपर में आता है ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में बताओ तो आप ये ने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, बाकी इसमें से MCQs भी बन सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ऑब्जर्वर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है, डिफाइन अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा पैटर्न जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप कायम करता है? मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कायम करता है। ठीक है, आगे, सो डैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट ऑल इट्स डिपेंडेंट्स आर नोटिफाइड एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। यानी वो कहता है मैन टू मैन रिलेशनशिप बेसिकली वो होता है जिसके अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग आएगी ना, तो वो जिन जिन आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक होगा, उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेशन या नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफाइड जो है वो आ जाएगा अपडेशन का। ठीक हो गया, यानी वो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लेंगे अगर आपके एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आएगी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों लिखा हुआ है, आगे इंपॉर्टेंट MCQs है, ऑब्जर्वर पैटर्न, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक पूरी होगी। उसके बाद ऑब्जर्वर पैटर्न वाज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स मॉडल व्यू कंट्रोल यानी MVC पैटर्न। कहता है ये जो आपका ऑब्जर्वर पैटर्न ना, ये बेसिकली MVC पैटर्न के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि बताओ जी ऑब्जर्वर पैटर्न कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आपने बताना MVC पैटर्न में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आपको इस MVC का MCQ के शॉर्ट स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है। तो MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद आपको GUI का स्टैंड फॉर पूछा जा सकता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद लास्ट में देखने लिखा हुआ है, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, MVC पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वर पैटर्न। तो ये आपका MCQ बन सकता है कि MVC जो पैटर्न है वो किस पे बेस करता है, तो वो ऑब्जर्वर पैटर्न पे जो है वो बेस करता है। तो यहाँ देखिए कितने ज़्यादा MCQs बन सकते थे। तो ये आपने अच्छे से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने कर लेनी है ऑब्जर्वर पैटर्न के लिहाज से। उसके बाद दोस्तों ऑब्जर्वर पैटर्न की अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, दिस कैन बी यूज्ड व्हेन मल्टीपल डिस्प्लेज ऑफ स्टेट आर नीडेड। यानी जब आपको एक से ज़्यादा स्टेट्स को डिस्प्ले करने की नीड होती है ना, मल्टीपल स्टेट्स को डिस्प्ले करना होता है आपने, तब आप जो है ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल करते हो। तो ये आपको हम पेपर में पूछ सकते हैं सर शॉर्ट के अंदर कि हम ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल कब करते हैं, या हम MCQs में पूछ सकते हैं कि ऑब्जर्वर पैटर्न का हम इस्तेमाल कब करते हैं। तो आपने बताना कि जब हमें मल्टीपल स्टेट्स को डिस्प्ले करने की नीड होती है तब हम जो है वो ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक जितना पढ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपकी शॉर्ट के लिहाज से भी और आपके MCQs के हवाले से भी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट ये सारा आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जर्वर पैटर्न के
पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से, तो आपने इन पार्टिसिपेंट्स को ओनली सिर्फ नाम याद करने और कुछ नहीं करना। तो इसके 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑब्जर्वर पैटर्न के अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले का नाम है सब्जेक्ट, दूसरा जी ऑब्जर्वर, तीसरा है कंक्रीट सब्जेक्ट और चौथा है कंक्रीट ऑब्जर्वर। तो आपने ये 4 नाम याद रखने हैं कि ऑब्जर्वर पैटर्न के पार्टिसिपेंट्स के अंदर ये 4 थिंग्स, ये 4 जो है वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक आपका ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला पैटर्न स्टार्ट होगा यानी ये 5वां पैटर्न है जिसका नाम है सिंगलटन पैटर्न। ये सिंगलटन पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से भी, लिहाजा इसको आपने ज़्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, तो सिंगलटन पैटर्न अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा तो आपने इसका ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेबिलिटी लिखनी है और उसके बाद इसकी लास्ट पे एक एग्जांपल है वो आप लिखनी है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप इसमें सिंगलटन पैटर्न में लिखोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या बताया बोला मैंने, सिंगलटन पैटर्न के अंदर ये डेफिनेशन, उसके बाद इसकी ये डिटेल मतलब एप्लीकेबिलिटी यानी ये इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उसके बाद इसके पार्टिसिपेंट सिर्फ इसका एक ही है वो है सिंगलटन इटसेल्फ इसका पार्टिसिपेंट है, और उसके बाद इसकी ये देखिए ये एक एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल आपने मस्ट पेपर के अंदर ये एग्जांपल जो कोड है ये आपने मस्ट लिखना है। तो इस तरह आपका लैंग्वेज जो है सिंगलटन वाला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम सिंगलटन को देख लेते हैं। तो सिंगलटन की अगर दोस्तों हम पैटर्न की डेफिनेशन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट एंश्योर्स दैट अ क्लास ओनली हैज़ वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। यानी इसमें 2 बातें हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर कि सिंगलटन पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके अंदर क्लास के अंदर ओनली सिर्फ वन इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी अगर आपकी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे पैटर्न को हम सिंगलटन पैटर्न कहते हैं। इसके अलावा ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके डेफिनेशन के अंदर कि एक तो ये कि अगर आपकी क्लास के अंदर ओनली वन इंस्टेंस यानी ओनली वन ऑब्जेक्ट हो और वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा हो, ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये जो है कौन सा पैटर्न होता है, सिंगलटन पैटर्न होता है। अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं कि मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पर बड़ा आसान लिखा हुआ कहता है तीन जो है इसके यूज़ है, 3 जो है आप इसके पॉइंट्स याद कर लो शॉर्ट फॉर्म में। सिंगलटन पैटर्न शुड बी यूज्ड व्हेन देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट्स फ्रॉम अ वेल नोन एक्सेस पॉइंट। यानी इसके पहले पॉइंट में जो ये एक्सेसिबिलिटी पॉइंट में ये लिखा हुआ है, कहता है हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल तब करते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंगलटन पैटर्न का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी क्लास के अंदर एग्जैक्टली वन इंस्टेंस की नीड होती है और इसी के साथ साथ हमने क्लाइंट्स को जो है एक क्लाइंट साइड पर जो है एक्सेस करना हो एक वेल नोन एक्सेस पॉइंट। यानी क्लाइंट साइड पर अगर हमें एक वेल नोन एक्सेस पॉइंट चाहिए हो और उसी के साथ साथ क्लास के अंदर सिर्फ ओनली एग्जैक्टली वन इंस्टेंस यानी वन ऑब्जेक्ट चाहिए हो, तो वहाँ पर हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, सिंगलटन पैटर्न शुड बी यूज्ड व्हेन कंट्रोलिंग द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास। कहता है हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमारी एक पार्टिकुलर क्लास की वजह से जितने इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं उन तमाम के तमाम टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस को हमने जब कंट्रोल करना हो ना, मतलब मान लो आपकी एक क्लास है और उस मान लो एक क्लास है मान लो आपकी KST के नाम से, KST नाम की आपकी क्लास है। अब इस KST पार्टिकुलर ये जो क्लास है KST, इससे आपके जितने टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट होंगे ना उन तमाम के तमाम टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें जो यूज़ है वो है जी सिंगलटन पैटर्न शुड बी यूज्ड व्हेन द सोल इंस्टेंस शुड बी extensible by subclasses and clients should be able to use an extended instance without modifying their code। यानी वो कह रहे हैं हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें अपना जो इंस्टेंस है किसी भी सब क्लास का उसको क्या करना हो, एक्सटेंसिबल करना हो, और क्लाइंट साइड पर जब हमें अपनी कोड को यानी इंस्टेंस को विदाउट मॉडिफाई किए कोड को इंस्टेंस को एक्सटेंड करना हो, तब भी हम जो है सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट को दोबारा समझा रहा हूँ आपको दोबारा से कि जब हमने अपनी सब क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो इंस्टेंस है उसको क्या करना हो, एक्सटेंसिबल करना हो, और उसी के साथ साथ जब हमने अपने क्लाइंट साइड पर कोड को मॉडिफाई किए बगैर उसके इंस्टेंस को एक्सटेंड करना हो, बढ़ाना हो, तब भी हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 यूज़ हैं सिंगलटन पैटर्न के, ये आपने यूज़ कर लिए, ऊपर ये इसकी आपने डेफिनेशन कर ली। अब लास्ट पे आपने इसका ये देखना है पार्टिसिपेंट इसके सिर्फ एक ही है, उसका नाम है सिंगलटन। ये पार्टिसिपेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ आप नाम याद रखो। और उसके बाद लास्ट पे आपने
अगर ये लैंग्वेज के अंदर आता है तो आपने इसकी ये वाली कोड एग्जांपल लिख देनी है। तो ये कोड एग्जांपल अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, तो आप इस कोड एग्जांपल को समझ सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोड नहीं आता, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आपको महारत नहीं है, आपको बिल्कुल कोडिंग की समझ नहीं आती, तो फिर आप इस एग्जाम्पल को जो है रटा लगा लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप मस्ट लैंग्वेज के अंदर लिख के आओगे जब आपको सिंगलटन पैटर्न पूछा जाएगा। तो मैं अब आपको समझा देता हूँ ये कोड बेसिकली कर क्या रहा है। सबसे पहले देखें हमने क्या किया। सबसे पहले आपको सी प्लस प्लस अगर थोड़ी सी भी आती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यकीनन आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया, सिंगलटन के नाम से हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है। तो ये देखें, ये क्लास कीवर्ड है जो हमारी क्लास को बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये सिंगलटन जो है ये हमारा वो क्लास का नाम है, या हमारी क्लास का जो है ना वो डाटा टाइप है, क्योंकि क्लास का जो नाम होता है वही क्लास की डाटा टाइप होती है। उसके बाद ये सिंगलटन क्लास जो हमने बनाई है उसकी ये बॉडी ओपनिंग हो रही है, और उसके बाद ये उसकी बॉडी क्लोजिंग हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया, आपको पता ना सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी क्लास के अंदर 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो हमने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वो होता है जिसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम चीज़ों को हम पूरे प्रोग्राम में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर वो होता है जिसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम चीज़ों को हम विद इन क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लासेस हैं वहाँ में भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको हम सिर्फ विद इन क्लास यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा क्लास से बाहर इनको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने क्या किया, एक इंस्टेंस के नाम से हमने एक मेथड यानी एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम हमने क्या रखा, इंस्टेंस, और उसके शुरू में हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसकी जो रिटर्न टाइप है वो हमने सिंगलटन क्लास का इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। सिंगलटन क्लास का क्या यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये फंक्शन चलने के बाद क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा इस सिंगलटन क्लास का पूरा रेफरेंस, इस सिंगलटन क्लास का पूरा रेफरेंस। तो बेसिकली मुझे कैसे पता चला ये रेफरेंस रिटर्न करेगा। अगर तो ये यहाँ पे स्टैटिक ना होता तो फिर इसने हमें क्या रिटर्न करना था, फिर इसने हमें एक सिंगलटन क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था। लेकिन अगर आपकी रिटर्न टाइप के साथ ये स्टैटिक लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये हमें उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेगा, रेफरेंस रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में क्या हुआ है कि इसने सिंगलटन क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है। सिंगलटन क्लास का क्या बना लिया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। मुझे कैसे पता चला कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना तो कोई पैरामीटर है, और दूसरी बात ये इसका देखो नेम सेम क्लास के नेम जैसा है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम सेम क्लास के नेम जैसा हो और उसके अंदर कोई नंबर ऑफ पैरामीटर्स ना हो, तो वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर उसने क्या किया, सिंगलटन टाइप का एक पॉइंटर बना लिया जिसको उसने नाम रखा हुआ है अंडरस्कोर इंस्टेंस। तो ये बेसिकली पॉइंटर है। अंडरस्कोर इंस्टेंस क्या है, ये एक पॉइंटर है हमारी इस सिंगलटन क्लास के अंदर, जिसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, सिंगलटन उसकी डाटा टाइप है, और उसके शुरू पे स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने ना इस अपने पॉइंटर को बाहर लाकर, मतलब सिंगलटन क्लास से बाहर, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम क्लास की किसी भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर लाकर उसको इनिशियलाइज करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्लास का नाम बताते हैं, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप बताते हैं, ठीक है। और सॉरी, सबसे पहले रिटर्न टाइप बताते हैं, उसके बाद क्लास का नेम बताते हैं, आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो डबल डॉट है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसको कहते हैं, वो बताते हैं। और उसके बाद अपनी क्लास का जो भी डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है उसका नाम बताते हैं। तो ये चूँकि डाटा मेंबर था, मतलब पॉइंटर आएगा, तो उस पॉइंटर की वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब 0 के बराबर कर दिया। तो ये बेसिकली ये इस लाइन में ये हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट उसने ये जो ऊपर फंक्शन बनाया था ना क्लास के अंदर इंस्टेंस के नाम से, ये देखो ये जो उसने फंक्शन बनाया था इंस्टेंस के नाम से, जो हमें क्या रिटर्न करा था, क्लास का रेफरेंस रिटर्न करा था, वो बेसिकली उसने यहाँ पर एज ए क्लास के बाद लाकर डिफाइन कर दिया। उसने कहा सबसे पहले उसने क्या बताया, उसका रिटर्न टाइप बताई, फिर उसके बाद क्लास का नाम सिंगलटन, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम, और उसके बाद उसकी ये फंक्शन की ओपनिंग बॉडी है और ये उसकी क्लोजिंग बॉडी है। उसके बाद उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वो लिख रहा है इफ़ अंडरस्कोर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन वो उसका जो पॉइंटर है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा था। इफ़ अंडरस्कोर इंस्टेंस जो मेरा वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो क्या करो, यहाँ पे इंस्टेंस को बराबर कर दो न्यू सिंगलटन क्लास के। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू सिंगलटन क्लास फिर से क्रिएट होगी और उसका रेफरेंस किसको मिल जाएगा, मेरे इस इंस्टेंस नाम के पॉइंटर को। और अगर दोस्तों इंस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, और क्या होगा कि हमारा जो इंस्टेंस पॉइंटर है वो अपना रेफरेंस जो है क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, मतलब वापस कर देगा। ये छोटा सा कोड तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। जिसको ऊप आती है इंशाल्लाह उम्मीद है उसको समझ आ गई होगी, और जिसको ऊप नहीं आती वो फिर इसको रटा लगा ले। छोटा सा कोड है ये, क्योंकि ये कोड आपने
मस्ट लिखना एग्जाम्पल के अंदर, सिंगलटन के लैंग्वेज की एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट हमारे पास जो पैटर्न है यहाँ पे उसका नाम है फिकेट पैटर्न। फिकेट पैटर्न के अंदर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है और उसकी एप्लीकेबिलिटी करनी है, और साथ लास्ट पे इसकी पैटर्न के इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम से याद करने हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस इन सब सिस्टम। कहता है बेसिकली फिकेट पैटर्न वो होता है जो हमारे किसी भी सब सिस्टम के अंदर जो सेट ऑफ इंटरफेसेस होते हैं ना, उनके अंदर हमें यूनिफाइड इंटरफेस जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फिकेट डिफाइंस अ हायर लेवल इंटरफेस, कहता है ये जो फिकेट पैटर्न है ये एक बहुत ही हायर लेवल इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, दैट मेक्स अ सब सिस्टम ईजियर टू यूज़, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे सब सिस्टम को बहुत ही आसानी के साथ यूज़ करने में। ठीक हो गया, तो ये इसकी यहाँ से लेकर ये 2 पॉइंट इसकी डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब आपने इसको कहाँ कहाँ फिकेट पैटर्न कहाँ कहाँ यूज़ करती हो। तो इसके 5 इस्तेमाल आते हैं, 1 2 3 4 और 5 इस्तेमाल आता है। पहला पॉइंट क्या, you would use Ficate when you want to provide a simple interface to a complex subsystem। यानी कहता है सबसे पहले हम Ficate इंटरफेस का इस्तेमाल तब पैटर्न का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स सब सिस्टम हो और उसको हमने एक सिंपलेस्ट या सिंपल इंटरफेस में कन्वर्ट करना हो, ये तो वहाँ पे हम Ficate पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल किया, यू वुड यूज़ Ficate पैटर्न व्हेन देयर आर मैनी डिपेंडेंसीज बिटवीन क्लाइंट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ एन अब्स्ट्रक्शन। कहता है जब आपके अब्स्ट्रक्शन के दौरान आपकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की हुई क्लासेस और आपके क्लाइंट्स के दरमियान डिफरेंट डिपेंडेंसीज मौजूद हों, मैनी डिपेंडेंसीज मौजूद हों, वहाँ पर भी हम फिकेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, यू शुड इंट्रोड्यूस टू फिकेट पैटर्न डिकपल टू द सिस्टम फ्रॉम क्लाइंट्स एंड अदर सब सिस्टम। कहता है जब आपने क्लाइंट्स और आपके सब सिस्टम एंड अदर सब सिस्टम, ठीक है, क्लाइंट्स और अदर सब सिस्टम्स के अंदर जब आपने डी कपलिंग का सिस्टम इस्तेमाल करना हो, यानी डी कपल करना हो अपने सिस्टम को, तब भी कहता है हम फिकेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। यू वांट टू लेयर योर सब सिस्टम, कहता है इसके अलावा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है, कहता है हमने जब अपने सब सिस्टम के अंदर लेयर्स का इस्तेमाल करना हो, डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल करना हो, लेयर योर सब सिस्टम, जब आपने अपने सब सिस्टम को लेयर में कन्वर्ट करना हो तो तब भी हम फिकेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है यू वुड यूज़ फिकेट व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड अ सिंपल इंटरफेस टू, ये लास्ट वाला नहीं करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो आप, क्योंकि ये लास्ट वाला यही ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है। ठीक है, लिहाजा दोस्तों आपने क्या करना है, सिर्फ ये पहले 4 जो यूज़ है ना इसके ये करने हैं कि कम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना हो, डिफरेंट मैनी डिपेंडेंसीज मौजूद हों क्लाइंट और आपकी सब क्लासेस के दरमियान, और इसके अलावा जब हमने डिकपल सिस्टम बनाना हो और जब आपने अपने सब सिस्टम को लेयर में कन्वर्ट करना हो, तो ये 4 जब आप इस्तेमाल हों तब हम जो है फिकेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिकेट पैटर्न के ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद ये सारा कुछ छोड़ दें, लास्ट पे इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम बस नाम याद कर लो। तो इसके 2 पार्टिसिपेंट हैं, एक का नाम है फिकेट और दूसरे का नाम है सब सिस्टम क्लासेस। तो फिकेट पैटर्न के 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक का नाम है फिकेट और दूसरे का नाम है सब सिस्टम क्लासेस। तो आपने इसके पास नाम याद करने हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको जो लेक्चर नंबर 27 था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।